नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हमने बात कर रहे हैं आज की क्लास में यहाँ पर सूर्यवंश की। सूर्यवंश यानी अफगान साम्राज्य, और अफगान साम्राज्य का एक वंश है सूर्यवंश, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे कि बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य, हम कंटिन्यू यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। उसके दौरान यहाँ पर मध्य में लगभग अगर बात करें तो 15 साल यहाँ पर जो है वो शासन यहाँ पर जो है वो शासन किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, सूर्यवंश के। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर मध्य में ही हम देख लेते हैं, विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते जाते हैं ताकि हमें यहाँ पर कंफ्यूजिंग ना हो। तो बात करेंगे अफगान साम्राज्य। देखिए, सूर्यवंश जो हमें देखने को मिलता है, ये अफगान साम्राज्य का यहाँ पर जो है वो भारत में दूसरी बार यहाँ पर जो है वो स्थापित होता है। या संस्थापक की बात करूं कि दूसरी बार भारत में किसके द्वारा यहाँ पर जो है कौन संस्थापक है, तो बात करें तो यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी यहाँ पर जो है वो द्वितीय बार यहाँ पर अफगान साम्राज्य को स्थापित करते हैं भारत में। तो संस्थापक कौन हो गए, शेरशाह सूरी। बात करें शासनकाल अफगान साम्राज्य का, या फिर बोलूं यहाँ पर सूर्यवंश का शासनकाल। तो सूर्यवंश का शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1540 से 55 ईस्वी तक। और इसके बारे में बात करें तो सूर्यवंश देखिए, ये अफगान साम्राज्य का ही यहाँ पर जो है वो एक वंश है। यह यहाँ पर द्वितीय बार भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, शेरशाह सूरी। या आपको नाम देखने को मिल सकता है शेरखा। ओके, तो कौन करता है यहाँ पर, शेरशाह सूरी द्वितीय बार। अब बात आपके मन में आ रही कि द्वितीय बार अफगान साम्राज्य की स्थापना की है, तो पहली बार किसने की थी या कब की थी, या पहला वंश कौन सा था। तो ये तो पहला, देखिए दूसरा वंश कौन सा है, दूसरा वंश जो अफगान साम्राज्य का है, यानी जो भारत में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा वंश कौन सा है, सूर्यवंश। और पहला वंश कौन सा है, पहला वंश तो वह है लोधी वंश। तो लोधी वंश भी क्या है, अफगान साम्राज्य का ही एक वंश है। इसमें बात करें हम आगे कि इसके शासक क्या, सूर्यवंश के शासकों के बारे में बात करते हैं। कितने शासक यहाँ पर होते हैं, कितने शासक यहाँ पर जो है वो बनते हैं और वो शासन करते हैं। तो बात करें हम 3 शासक की प्रमुख बात करेंगे। फर्स्ट हमें देखने को मिलता है शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी। कब से कब तक करता है, 1540 से 45 ईस्वी तक। कब तक, 40 से 45 तक। इसके बाद में दूसरा आता है, दूसरा हमें देखने को मिलता है जलाल खां। कौन, जलाल खां। यह हमें देखने को मिलता है 1545 से हमें देखने को मिलेगा 1553 ईस्वी। इसके बाद में तीसरा हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिकंदर शाह या सूरी। देखिए यहाँ पर शाह भी देखने को मिलता है, कई जगह आपको सूरी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बात करें तो 1553 से 55 ईस्वी तक ये 3 शासक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर बात करें मोस्ट यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट कौन है, ये वाला। इसके बारे में जानकारी देंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। सिकंदर शाह के बारे में बात करें तो इनको केवल अंतिम रूप में याद रखिएगा कि अंतिम युद्ध में देखने को मिलता है। कौन सा, कलिंदर वाले युद्ध में बात करें, कौन सा, कलिंदर का युद्ध। और वो कब होता है, 1555 ईस्वी। किसके साथ होता है, हुमायूं नहीं, यहाँ पर होता है ये बैराम खां सेनापति होता है। हुमायूं का सेनापति बैराम खां के साथ में होता है, तो इसमें हार जाता है। उसके बाद में मुगल साम्राज्य आ जाता है, जैसे कि पिछली हमने क्लास में बात कर लिया था वो सब।
अब यहाँ पर जो है वो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम यहाँ पर बात करें शासकों के बारे में। अब बात करेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में। अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ डाल सकते हो सूर्यवंश, जो 40 से 55 तक चला। इधर बात करते हैं शासक के बारे में। शासक कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बात करें इनका शासनकाल, क्या? शासनकाल। शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं तो शासनकाल देखने को मिलता है 1540 से 45 ईस्वी। बात करें इनका वास्तविक नाम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। वास्तविक या फिर बोल सकते हैं बचपन का नाम। तो इनका नाम क्या देखने को मिलता है? फरीद। फरीद या फरीद खां। तो बचपन का नाम फरीद। बात करें पिता का नाम, पिता कौन है? हसन खां। कौन? हसन खां। बात करें आगे, आगे हमें यहां पर जो है वो देखने को मिलता है जन्म। जन्म, तो जन्म यहां पर कब होता है? 1472। कुछ यहाँ पर जो है वो बात करें इतिहासकारों के हिसाब से बात करें तो कुछ इस इतिहासकार बात करें यहाँ पर कानूनगो के अनुसार इनका जन्म कब? 1486 ये देखने को मिलता है। तो दो डेट हो गई, 1486 और 1472। तो ये डेट आपको देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे पूछा जा सकता है कि कानूनगो के अनुसार जिनका जन्म कब है, तो आप याद रखिएगा 1486, अदरवाइज आपको 1472 आपको पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पर याद रखिएगा दोनों ही डेट को। बात करें जन्म स्थान, क्या? स्थान की बात करें तो देखने को मिलता है होशियारपुर। क्या? होशियारपुर। तो यहाँ पर इनका जन्म होता है। ये क्या था? ये बात करें हम किसकी बात कर रहे हैं? शेरशाह सूरी की। तो ये देखने को मिलते हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक। तो द्वितीय यहाँ पर अफगान साम्राज्य के संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं कौन? शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इनके युद्धों के बारे में, आक्रमण, बचपन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो अपने पिता से थोड़ा सा दूर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं कि जो है वो कुछ समय के बाद में, अगर बात करूँ चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध बाबर के समय काल में, शासन काल में। कब? चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध में क्या हुआ था? इन्होंने भाग लिया था किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। तो चंदेरी का युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध किया। किसकी बात हो रही है? शेरशाह सूरी की। इससे पहले बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बाद में कि यहाँ पर एक शासक देखने को मिलता है। किसके? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से पहले एक शासक देखने को मिलता है। तो उस शासक के सामने शेरशाह सूरी इतना बहादुर था कि शेर से लड़ते हुए शेर को मार देता है। तो उस शेर को मारने के बाद में एक उपाधि मिलती है इसको। क्या मिलती है? शेरखां की उपाधि इसको मिलती है। बात करें यहाँ पर कि शेरखां की उपाधि, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी उपाधि। चलिए लिख लेते हैं उपाधि कितनी है इनकी? दो की बात करते हैं। एक तो मिलेगी शेरखां, क्या? और एक मिलेगी शेरशाह। दो उपाधि मिलेगी।
तो नाम तो इनका फरीद था, बट शेर खा यहाँ पर जो है उपाधि कैसे मिली अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो शेर को मारते हुए देख लिया था, तो उस समय इनको जो है वो ये उपाधि मिली। तो ये सभी आप यहाँ पर एक बार उतार लीजिए ताकि मैं आगे आपको लिखा सकूं। अब बात करते हैं कि इनको उपाधि कैसे मिली। तो उपाधि इनको यहाँ पर मिली कि जो है वो एक शासक हमें देखने को मिलता है। शासक कौन? बहार खा। लोहानी, बहार खा लोहानी। तो बहार खा लोहानी को यहां पर जो है वो ये शेर को मारते हुए देखकर इसे शेर खा की उपाधि दी। बात करें शेर खा की उपाधि कैसे मिली? बहार खा कौन थे? बहार खा लोहानी शेर को मारते हुए देख लिया था। किसको? शेरशाह सूरी जब मार रहा था उस समय, तो उसको देखकर जो है वो उपाधि दी। कौन सी? शेर खा की। शेर खा की इसको उपाधि मिल गई। उसके बाद में जो है वो फरीद के नाम से ना जान के शेर खा के नाम से जानने लगे। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध में भाग लिया बाबर के साथ में, और बाबर के साथ में यहाँ पर जो है वो चंदेरी के युद्ध में क्या किया? इसने भाग लिया। इसके बाद बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में अपना सहयोग दिया या लड़ा। बाबर की ओर से लड़ा। क्या? बाबर की ओर से लड़ा। उस समय शेरशाह नहीं, शेर खा, शेरशाह नहीं थे, शेर खा यह बात कही। क्या कही अगर बात करें तो शेर का ये कहता है कि भाग्य ने सहायता की तो मुगलों को भारत से खदेड़ दूर भगा दूंगा। क्या कही शेर खान ने जब चंदेरी के युद्ध में सहयोग कर रहा था बाबर की तरफ से? उस समय ये बात कही कि भाग्य ने अगर मेरी सहायता की तो मुगलों को यहाँ पर भारत से खदेड़ दूंगा। तो बात क्या कही लिखते हैं यहाँ पर, अगर मेरे भाग्य ने सहायता की तो मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। तो ये बात किसने कही थी? शेर खान ने। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है कि अगर मेरे भाग्य ने सहायता की तो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ये बात किसने कही? ये कही थी शेर खान ने। ये बात हमें देखने को मिलती है। अब ये बात इनकी यहाँ पर हो गई। इन्होंने यहाँ पर जो है वो चंदेरी के युद्ध में भाग लेके फिर जो है वो चले गए थे, और जाने के बाद में यहाँ पर जो है वो इनका यहाँ पर पुत्र था। देखिए बहार खा लोहानी को यहाँ पर जो है मारते हुए उपाधि धारण की। उपाधि तो मिली गई थी, इसके साथ में इन्होंने क्या किया? किसने? बहार खा लोहानी ने अपने पुत्र कौन था? जलाल खां का संरक्षण
नियुक्त कर दिया। किसकी बात हो रही है? शेर खान की बात हो रही है कि जो है वो उपाधि देने के बाद में जलाल खां का संरक्षण इसे जो है वो नियुक्त कर दिया। इसका पुत्र था। नियुक्त करने के बाद में कुछ समय बाद में देखिए ये बहार खां लाहौरी क्या कर रहा था? मोहम्मद शाह के नाम पर दक्षिण बिहार पर शासन कर रहा था, शासन कर रहे थे। ओके, शासन कर रहे थे। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी, इनकी विधवा पत्नी नाम क्या देखने को मिलता है? नाम देखने को मिलता है दूदू बेगम। क्या? दूदू बेगम। दूदू बेगम से क्या कर लेता है? विवाह। क्या कर लेता है? विवाह। और दूदू बेगम से विवाह करने पर ही क्या करता है? देखिए दूदू बेगम से क्या कर लेता है? विवाह। और विवाह करने के बाद में इसको मिलता है दक्षिणी जो है वो बिहार का शासन। क्या मिलता है? दक्षिणी बिहार का शासन जो है वो किसको मिल जाता है? यहाँ पर जो है वो शेर खां को। तो इस तरीके से दक्षिणी बिहार का शासन यहाँ पर जो है वो इसके हाथों में आ जाता है। इसी तरीके से ये विधवा महिलाओं पर टारगेट कर रहा था कहीं ना कहीं। तो एक और यहाँ पर जो है वो एक ऐसी मिलती है महिला, कौन? चुनार की विजय, या चुनार का पर जब अधिकार करता है तो चुनार की एक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है महारानी। चलिए एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे जब बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और तो बात करें हम तो एक और महिला हमें देखने को मिलती है चुनार की महारानी, जो एक विधवा हो चुकी थी। और विधवा महिलाओं को जाके उससे भी क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और उससे इसको क्या मिल जाता है? उससे यहाँ पर जो है वो चुनार का किला जो है वो दहेज में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? चुनार का किला। ये बात होने के बाद में देखिए इसने चुनार की विधवा जो इससे उम्र में भी अधिक थी, नाम देखने को मिलता है लाड मल्लिका, से विवाह कर लेता है। और इससे क्या मिलता है? फिर चुनार का किला प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चुनार पर भी जो है वो अधिकार इस तरीके से इसका हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अब इनका जो है वो, ये तो इन्होंने जो है वो विवाह करके इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अधिकार कर लेते हैं। बट बात करें कि इनके शासन के दौरान ही हमें कौन कौन सा यहाँ पर जो है वो युद्ध देखने को मिलता है। इन्होंने जो है वो चौसा के युद्ध में भाग लिया। चौसा के युद्ध में जो है वो हुमायूं को यहाँ पर पराजित करते हैं। चलिए बात करें कि इनके शासन साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य विस्तार के लिए जो कार्य करते हैं, क्या? साम्राज्य विस्तार। पहला युद्ध हमें कौन सा देखने को मिलता है इनका? पहला युद्ध हमें देखने को मिलता है चौसा का युद्ध। कब होता है? 1538 39 सॉरी। तो इसमें क्या होता है?
ये विजय हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं किससे? हुमायूं से। और उपाधि धारण करते हैं, क्या उपाधि? शेर शाह की उपाधि, की उपाधि धारण की। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें, बिलग्राम का युद्ध, ये कब देखने को मिलता है? 1540 ईस्वी में। और इसमें क्या कर लेता है? आगरा व दिल्ली पर अधिकार और दिल्ली पर अधिकार करने के साथ में ही इससे क्या कर लेता है? दिल्ली पर तो अधिकारी होता है, सूर्यवंश की स्थापना, या बोल सकते हैं अफगान साम्राज्य की स्थापना, ये कर लेता है। यहाँ पर जो है वो यहाँ क्या करता है? यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना होने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जो है वो उपाधि धारण कर ली थी। कौन से? चौसा के युद्ध में ही शेरशाह की उपाधि। और इसमें यहाँ पर जो है वो हुमायूं को सिंध क्षेत्र में भगा देता है ना। बच बचा के क्या करता है? हुमायूं सिंध क्षेत्र में भाग जाता है। किसकी सहायता से बचा था वो अगर बात करें तो वो बचाता है यहाँ पर जो है वो निजाम नामक एक बिस्ती था, उसके सहयोग से वो बचकर निकल गया था सिंध क्षेत्र की तरफ। उसके बाद में शासन की बागडोर किसने संभाली? उसके बाद में यहाँ पर शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जो है वो 1540 ईस्वी से यहाँ पर जो है वो शासन की बागडोर संभाली। आगे बात करते हैं, आगे और हमें क्या देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो शासन, यहाँ पर जो है वो गद्दी पर बैठने के बाद में इनके सामने क्या क्या आक्रमण इनके द्वारा किए गए, कहाँ कहाँ यहाँ पर जो है वो अभियान किए गए, वो बात करते हैं। अभियान की बात करें तो सबसे पहले जो है वो साम्राज्य, देखिए क्या ये है, साम्राज्य विस्तार के लिए जो अभियान किए गए थे उसके बारे में बात हो रही। तो पहला हमें देखने को मिलता है गख्खर का आक्रमण। ये कब देखने को मिलता है? गख्खर का आक्रमण या गख्खर पर जो है वो विद्रोह, गख्खरों का आक्रमण, ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 1541। बात करें गख्खरों का आक्रमण कहाँ पर होता है? ये होता है सिंध क्षेत्र की तरफ, ये जो हुमायूं की तलाश में जाता है उस तरफ यहाँ पर जो है वो होता है। इसके बाद में देखने को मिलता है कौन सा? हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बंगाल का विद्रोह, ये देखने को मिलेगा 1541 ईस्वी में। इसके बाद में देखने को मिलेगा बंगाल के बाद में कौन सा देखने को मिलेगा? मालवा पर विजय। तो मालवा पर विजय, देखिए मालवा पर विजय हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। और मालवा पर विजय कब देखने को मिलती है? यहाँ पर देखने को मिलती है 1542 में। बात करें हम 1542 में किस किस के मध्य होता है? ये होता है शेरशाह वर्सेज मल्लू खां के साथ। तो क्या करते हैं? मालवा पर जाकर घेरा बना लेते हैं और घेरा डाल के काफ़ी टाइम यहाँ पर बिता देते हैं। उसके बाद में मल्लू खां के साथ में क्या करते हैं? ये शर्त रखते हैं, शर्त यहाँ पर ये रखते हैं कि आप अधीनता से स्वीकार कर लीजिएगा। तो स्वतः ही यहाँ पर मल्लू खां क्या करते हैं? यहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? शेरशाह सूरी के सामने आत्मसमर्पण यहाँ पर कर देते हैं मल्लू खां। अब यहाँ पर इसके बाद में आता है चौथा, कौन सा? यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें रायसीन का आक्रमण। क्या देखने को मिलेगा? रायसीन का आक्रमण। तो रायसीन का आक्रमण हमें देखने को मिलता है कब? ये देखने को मिलेगा 1543 ईस्वी को। अब बात करते हैं रायसीन का आक्रमण किसके मध्य में होता है? तो ये होगा
शेरशाह सूरी और वर्सेज किसके साथ में होगा, ये होगा पूरणमल राजपूत शासक। कौन था, राजपूत शासक, इसके साथ में होता है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो धोखाधड़ी से क्या करता है, ये विजय हो जाता है। बताऊं अगर बात यहाँ पर स्टोरी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो पूरणमल के यहाँ पर जो है वो जाके किले के चारों तरफ यहाँ पर घेरा डाल देते हैं, और घेरा डालने के बाद में जो है वो अधिकार नहीं हो पाता है, अंदर नहीं जा पाते हैं शेरशाह सूरी। बट यहाँ पर जो है वो चिट्ठियाँ डाल डाल के जो है वो पूरणमल को यहाँ पर बताया जाने लगा कि आप जो है वो हम आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारेंगे, कत्लेआम नहीं मचाएंगे, जनता को नहीं मारेंगे, आप का केवल हम यहाँ पर दुर्ग इस्तेमाल करेंगे, दुर्ग पर हमारा अधिकार रहेगा, तो किले पर हमारा अधिकार रहेगा, यही बात कही थी। और उनसे क्या की थी, संधि की थी। संधि करने के बावजूद भी क्या किया इन्होंने, संधि करने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो उन पर जो है वो जैसे कि गेट पर जैसे ही बाहर आए, कौन, पूरणमल जैसे ही बाहर आए संधि मानने के बाद में, तो जैसे ही बाहर आए और उन पर जो है वो हथियारों से हमला कर दिया। और उसी समय यहाँ पर पूरणमल और इनके सहयोगी यानी बात करें यहाँ पर राजपूत रानियाँ, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो सभी के द्वारा जोहर कर लिया गया, अग्नि में अपने आप को यहाँ पर समर्पित कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अचानक कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने आप को राजपूत शासकों ने उनकी यहाँ पर अग्नि जोहर करवा दिया, और इस वजह से यहाँ पर पूरणमल मारे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया था, छल कपट से जो है वो शेरशाह सूरी यहाँ पर जो है वो विजय हो जाते हैं। और यही यहाँ पर माना जाता है कि ये जो रायसीन का जो युद्ध था, रायसीन का आक्रमण था, जो यही यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी का यहाँ पर चरित्र पर जो है वो ये जो है वो क्या रहा, कलंक रहा। तो रायसीन का आक्रमण क्या रहा, शेरशाह सूरी के चरित्र का क्या रहा, यहाँ पर कलंक देखने को हमें मिलता है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। बट अगर बात करें इधर कि यहाँ पर जो है वो इस युद्ध में क्या, इस रायसीन आक्रमण शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक रहा, क्या रहा, कलंक। और इसी वजह से धोखे या कलंक की वजह, धोखे व कलंक की वजह से इसका पुत्र कौन था, कुतुब खां। जैसे कि हमने बात किया था मुगल साम्राज्य जब स्टडी किया था कि जो फर्स्ट यहाँ पर युद्ध होता है चुनार वाला, तो उसमें क्या करता है, ये यहाँ पर संधि कर लेता है हुमायूं के साथ में, और संधि कर कर अपने पुत्र को उसके यहाँ पर जो है वो उसकी सेवा में भेज देता है। तो कुतुब का वापस आ जाता है, और वो यहाँ पर शेर खां के साथ में था, उस समय वो देख रहा था कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से धोखे से यहाँ पर जो है वो मारा, और साथ में इस तरीके से चरित्र पर कलंक को यहाँ पर जो है वो देखता था। और इसी वजह से देखते हुए यहाँ पर कुतुब खान ने बर्दाश्त नहीं की कलंक को अपमान या कलंकित मानकर स्वयं को मार डाला, यानी अपने आप को जो है वो आत्महत्या कर ली। यहां पर बोल सकते हो आत्महत्या कर ली। तो पिताजी के छल कपट की वजह से
जो है वो पुत्र कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली, ग्लानि की वजह से जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर माना जाता है कि इनके यहाँ पर चरित्र पर जो है वो एक कलंक रहा था। कौन सा? यहाँ पर रायसीन का आक्रमण। इसके बाद में आगे के यहाँ पर जो है वो बात करते हैं आक्रमण अभियान। इसके बाद में दो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलेगा मारवाड़ का, कहाँ पर? मारवाड़ का। और एक देखने को मिलेगा लास्ट वाला, देखिए बात करते हैं अब यहाँ पर जो है वो कौन सा? मारवाड़ पर विजय। अब मारवाड़ पर भी विजय यहाँ पर छल कपट के दौरान ही यहाँ पर लेते हैं। ये यहाँ पर देखने को मिलता है कब होता है? 544 ईस्वी में। कब? 544 में। मालवा के यहाँ पर जो है वो कौन, किसके मध्य? शेरशाह वर्सेज मालदेव। शेरशाह वर्सेज मालदेव के साथ में ये युद्ध होता है। इसमें यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी यहाँ पर जो है वो मालदेव को यहाँ पर जो है वो सेना के सामने यहाँ पर मालदेव थोड़ा सा यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर खत भरे यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो सभी यहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे राजपूत शासक होते हैं एक जगह ही और मिलकर यहाँ पर जो होते हैं। तो क्या करता है, इनको तोड़ने के लिए शेरशाह सूरी इनको पत्र लिखता है, फर्जी पत्र लिखता है, एक राजा से दूसरे राजा को भड़काता है। और उस पत्र में ये था कि हम सभी मिलकर जो है वो किसको, मालदेव को जो है वो शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। यानी हम सभी बचने के लिए क्या करेंगे, मालदेव को जो है वो किसके सामने सौंप देंगे, शेरशाह के सामने हम सौंप देंगे। तो ये बातें ऐसे पत्र भरे यहाँ पर क्या करता था, खुद यहाँ पर लिखता था और वहाँ पर जो है वो किसके, मालदेव के पास में भेज रहा था। अब भेज रहा था तो ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज रहा था, ऐसे लग रहा था कि किसी शासक के द्वारा यहाँ पर जो मिला है अपने को और षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो इस पे यहाँ पर मालदेव को क्या हुआ, मालदेव को क्या हुआ, शक हो गया, शक। तो इन मालदेव को क्या हुआ, शक हुआ कि हो सकता है कि हमारे ही यहाँ पर राजपूत शासक यहाँ पर जो है वो षड्यंत्र रच रहे हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका यहाँ पर जो है वो सेनापति होते हैं, क्या सेनापति, सेनापति होते हैं। तो युद्ध को यहाँ पर जो है वो आमंत्रित कर लेते हैं। सेनापति कौन कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है जैता व कुप्पा, दो सेनापति होते हैं। तो इन्होंने जो है वो शेरशाह से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर मैदान में चले जाते हैं। तो अपने यहाँ पर शौर्यता के साथ में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त क्या होते हैं, शौर्य के साथ में, शौर्य के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त जैता व कुप्पा। तो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इन्हीं को यहाँ पर शौर्य के साथ में बलिदान यहाँ पर देते हैं। इसी को देखकर शेरशाह सूरी क्या कहता है, शेरशाह सूरी कहता है, यानी शेरशाह सूरी पता है क्या कहता है, शेरशाह सूरी ये कहता है कि यहाँ पर कुछ समय, मतलब मानना ये था युद्ध को देखकर इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर जो है वो युद्ध को यहाँ पर जो है वो डटकर मुकाबला करते रहे जैता और कुप्पा, कि यहाँ पर कुछ समय और रुक जाए तो शेरशाह सूरी जो यहाँ पर हिंदुस्तान का यहाँ पर बादशाह होता है वो यहाँ पर समाप्त हो सकता था। बट समय के अभाव और यहाँ पर बात करें सैनिकों के अभाव की वजह से यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, एक छोटा यहाँ पर प्रांत था, विशाल यहाँ पर जो है वो शासक जो दिल्ली का था, दिल्ली का शासक, हिंदुस्तान का शासक, उसको यहाँ पर जो है वो मात दे रहा था। तो यहाँ पर इसी वजह से शेरशाह सूरी क्या करता है, ये मानता है कि यहाँ पर जैता और कुप्पा की शौर्यता के यहाँ पर शौर्यता को देखकर, शौर्य को देखकर शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्या मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो उसके मन में ये बात आती है और वो ये कहता है, इनकी यहाँ पर जो है वो क्या
वीर गति को प्राप्त होने के बाद में और यहाँ पर मारवाड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद में कि मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। वो भी मानने लग गया था, मानता था कि अगर कुछ समय और रुकते तो शायद ही यहाँ पर मैं बच पाता। तो इस वजह से यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया? शेर खान के द्वारा। तो क्या हुआ? मारवाड़ पर विजय किसकी? शेरशाह सूरी। और इन्हीं के द्वारा क्या कहा गया? मुट्ठी भर, क्या? मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो ये बात किसने कही? शेरशाह सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। या यहाँ पर जो बात आती है कि यहाँ पर अफगान साम्राज्य की बादशाहत खो बैठता, अफगान साम्राज्य को खो बैठता। तो ये बात हमें किसके द्वारा देखने को मिलती है? शेर खां के यहाँ पर शब्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कौन सी यहाँ पर ये हो जाती है और यहाँ पर मारवाड़ पर विजय हो जाती है। इसके बाद में अंतिम युद्ध हमें देखने को मिलता है किसके साथ में? सियाचिन नहीं, देखिए अंतिम हमें यहाँ पर युद्ध कौन सा देखने को मिलता है? अब युद्ध की बात करें किसके बारे में? कलिंजर का आक्रमण। कलिंजर का आक्रमण देखने को मिलता है 1545 ईस्वी में। अगर बात करें तो ये अंतिम युद्ध था। क्या? अंतिम युद्ध किसका? शेरशाह सूरी का। किसके मध्य की बात कर लेते हैं। किसके मध्य यहाँ पर होता है? तो मध्य यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है शेरशाह सूरी वर्सेज किसके मध्य होता है? किसके मध्य होता है? ये होता है कीरत सिंह। किसके मध्य? कीरत सिंह। तो कीरत सिंह के साथ में यहाँ पर होता है और कीरत सिंह से युद्ध जब करता है, यानी क्या करता है? शेरशाह यहाँ पर कीरत सिंह से यहाँ पर युद्ध कर रहा होता है। किले के चारों तरफ होता है, ये किला था, ये दीवार थी, ये इधर से यहाँ पर जो है वो किले के घेरा डाल के बैठे हुए थे। इधर कीरत सिंह यहाँ पर जो है वो विभिन्न राजपूतों के साथ में बैठा हुआ था और इधर से यहाँ पर जो प्रयास कर रहे थे, इधर से यहाँ पर तोपों के द्वारा यहाँ पर गोला दाग दाग के दीवारों को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तो शेरशाह सूरी यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो है वो अग्नि यंत्र होते हैं। अग्नि यंत्र कौन से? बड़े वाले, जैसे कि जो बोलते हैं हम किसको? बारूद फेंकने वाले जो है वो होते हैं तोपे। क्या? तोपे। इधर तोपे होती है तो क्या होती है? एक तोप यहाँ पर जाती है, दीवार को लगती है, वापस जो है वो वापस इधर आ जाती है। तो वो इधर जाके क्या करती है? वापस आ जाती है और इधर इनके पास में बारूद होते हैं काफ़ी सारे। तो बारूद में क्या होते हैं? आग लगने की वजह से वो फट जाते हैं और यहाँ पर शेर खान यहाँ पर घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनसे जाने से पहले ही क्या करते हैं कि बारूद यहाँ पर जो है वो इनकी यहाँ पर तोपों से यहाँ पर जो है वो दीवार पर लगकर इनके बारूदों में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से शेर खान क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शेरशाह घायल क्यों हो जाते हैं? तोप या इसे देखने को मिलता है इक्का नामक यंत्र। क्या देखने को मिलता है? पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है इक्का नामक यंत्र। क्या? इक्का नामक यंत्र। यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या होता है? इनकी यहाँ पर जो है वो मृत्यु हो जाती है
इक्का या उक्का नामक यंत्र से आग लगकर बारूदों में फट जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। और कुछ समय बाद में दीवार भी टूट जाती है जब शेरशाह सूरी यहाँ पर घायल रहते हैं और उसके बाद में इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कालिंजर का जो आक्रमण हुआ था उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बट ये घायल रहते हैं और घायल जैसे विजय प्राप्त होते हैं, जैसे ही इनको यहाँ पर न्यूज मिलती है वैसे ही यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाते हैं, खुशी से यहाँ पर जो है मर जाते हैं, क्योंकि घायल इतने होते हैं कि जीने लायक यहाँ पर जो है वो नहीं होते हैं। तो इसके बाद में शासक फिर यहाँ पर कौन बैठता है? फिर इनके बाद में यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? जलाल खां। कौन देखने को मिलता है? जलाल खां। और जलाल खां का शासनकाल के बारे में बात करें तो जलाल खां हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1545 से 1583 से तक। कौन देखने को मिलता है? जलाल खां। इनके बारे में ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर बैठता है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह कब से कब तक की बात करें? 1553 से 55 ईस्वी तक। कौन बैठता है? सिकंदर शाह। अब सिकंदर शाह के बारे में बात करें तो थोड़ी सी हम जान लेते हैं। क्या? सिकंदर शाह के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे मुगलों के हाथों में यहाँ पर जो है वो गया, शासन गया वापस। तो उधर यहाँ पर क्या कर रहे थे? हुमायूं उनकी तैयारी में थे। शासक जैसे ही निर्बल हो रहे थे, इनके कमज़ोर हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हुमायूं जो है वो उसका फ़ायदा ले रहा था, यानी लेने की कोशिश में था। जैसे ही पता चला उसको कि यहाँ पर जो है वो कमज़ोर हालत में है, तो वो यहाँ पर मच्छीवाड़ों का युद्ध क्या हुआ? मच्छीवाड़ा का आक्रमण या युद्ध कब होता है? ये होता है 1555 में। बात करें यहाँ पर किस किस के मध्य यहाँ पर जो है वो होता है, बात करें किस किस के मध्य होता है तो हुमायूं किसके मध्य? यहाँ पर इधर होता है अफगान जो है वो सेनापति होते हैं। कौन कौन होते हैं? नसीब खां, और इधर होते हैं तातार खां। इन दोनों को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं और जो है वो मच्छीवाड़ा का यहाँ पर युद्ध यहाँ पर जो है वो जीत लेते हैं। कौन? हुमायूं जीत लेते हैं और संपूर्ण यहाँ पर जो क्या, संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं। पंजाब पर अधिकार किसका? मुगलों का। ये बात हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में कौन सा युद्ध होता है? इसके बाद में होता है यहाँ पर लास्ट और अंतिम बात कर रहे हैं जो युद्ध हमें कौन सा देखने को मिलता है? मच्छीवाड़ा। और मच्छीवाड़ा के बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौन सा देखने को मिलता है? अगर बात करें तो अंतिम यहाँ पर युद्ध की बात करें तो अंतिम युद्ध हमें देखने को मिलता है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध की बात करें ये होता है 1555 में। किसके मध्य की बात करें? किसके मध्य? तो मध्य होता है ये सिकंदर शाह वर्सेज, इधर जो सेनापति होता है बैराम खां। ये कौन होता है? हुमायूं का सेनापति। इसमें विजय कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? बैराम खां। कौन हो जाता है? विजय हो जाता है बैराम खां। और विजय होने के बाद में जो है वो अधिकार में किसके चला जाता है? संपूर्ण यहाँ पर हिंदुस्तान किसके हाथों में चला जाता है? मुगलों के पास में यहाँ पर वापस से चला जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये युद्ध यहाँ पर होता है और संपूर्ण यहाँ पर जो है वो अधिकार मुगलों के हाथों में चला जाता है। मुगलों का अधिकार हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो सूर्यवंश की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है 1555 में। और एक साल शासन करते हैं, 56 में यहाँ पर जो है वो मर जाते हैं सीढ़ियों से गिर के। अब बात करते हैं यहाँ पर मोस्टली बात कर लेते हैं किसके? शेरशाह सूरी के यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो निर्माण कार्य करवाए गए थे
इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर चर्चाएं देखने को मिलती है। निर्माण कार्य करवाए गए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है। जितने मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते थे उनकी हम बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पर जो है वो आपको नहीं छोड़ा जा रहा है। जो भी इतने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर तो आपने यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की बात सुनी होगी। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। ये बात आप मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाल के आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में हमें और क्या देखने को मिलता है, इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कनिंघम के द्वारा एक बात कही थी। कनिंघम, इनकी क्या है मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर, सासाराम में। बात करें किसकी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। तो मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, सासाराम बिहार, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर भी क्या है, मकबरा, कहाँ पर, सासाराम। और बात करें किसने बनवाया, तो स्वयं ने अपना मकबरा, तो स्वयं ने अपना मकबरा बनवाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया, कहाँ पर बनवाया, तो स्वयं यानी शेरशाह सूरी ने बनवाया और सासाराम बिहार में बनवाया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। और इस क्षमा चाहूँगा, इस मकबरे को कनिंघम महोदय ने आगरा के ताजमहल से अधिक सुंदर बताया। क्या बताया, आगरा के ताजमहल से अधिक सुंदर किसने बताया, कनिंघम महोदय ने। ये बात हमें देखने को मिलती है। तो दो बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन कौन सी, एक तो कनिंघम महोदय के द्वारा यहाँ पर जो है वो आगरा के ताजमहल से भी अधिक सुंदर किसने बताया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर कनिंघम महोदय के द्वारा यहाँ पर बताया गया। और एक ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर शेरशाह सूरी के शासनकाल में यहाँ पर पद्मावत ग्रंथ की यहाँ पर रचना करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके थोड़े से यहाँ पर कार्य। काफ़ी सारे सड़कें बनवाई थी, काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो भवन निर्माण ये कार्य किए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। बात करते हैं भवन व इमारतें का निर्माण। तो काफ़ी सारे भवन देखने को मिलते हैं, इमारतें देखने को मिलती हैं। तो बात करें कौन कौन सी इमारत भवन की बात यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक सासाराम में झील के किनारे मकबरा का निर्माण, यह हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पटना नगर की स्थापना। क्या, पटना नगर की स्थापना। तीसरा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तीसरा जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है किसके बारे में, रोहतासगढ़। हमने देखा होगा रोहतासगढ़
का दुर्ग का निर्माण। अब ये आपने बीच में देखा होगा, जब यहाँ पर जो है वो बंगाल पर आक्रमण करके यहाँ पर जो है वो भाग जाता है, तो वहाँ पर रोहतासगढ़ में यहाँ पर जो है वो खजाना यहाँ पर स्थानांतरण करता है, तो रोहतास दुर्ग का निर्माण यहाँ पर करता है। तो 3 यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सड़कें व सराय बात करें, 4 सड़कें यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी? 4। कितनी? 4। बात करें पहली कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है बंगाल के सुनार गांव से अटक पंजाब तक, जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड का निर्माण। तो ये यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ये हो गई, दूसरी हमें देखने को मिलती है आगरा से कहाँ तक? आगरा से जोधपुर और जोधपुर से चित्तौड़ तक, ये देखने को मिली। तीसरी हमें देखने को मिलेगी, आगरा से ही देखने को मिलती है। कहाँ से? तीसरी हमें आगरा से ही देखने को मिलेगी, और आगरा से हमें कहाँ तक देखने को मिलेगी? बरहालपुर तक। कहाँ तक? आगरा से बरहालपुर तक। चौथी हमें देखने को मिलेगी लाहौर से मुल्तान तक। ये हमें जो है वो सड़कें हमें देखने को मिलती है। अंतिम बात यहाँ पर छोटी सी और रह जाती है, सिक्के। क्या? सिक्के। सिक्के की बातें हम कर लेते हैं। सिक्के तो एक हमें देखने को मिलता है चांदी का रुपया। क्या? चांदी का रुपया। तो जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं रुपया, तो रुपये की स्टार्ट किसने किया था? अगर बात करें तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जो है वो रुपया यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया था। तो चांदी का रुपया यहाँ पर जो है वो किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। ये कितना होता था? चांदी का कितना? 180 ग्रेन का। क्या होता था? 180 ग्रेन का यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था। एक देखने को मिलता था तांबे का दाम देखने को मिलता था। ये होता था 380 गेन का। क्या? 380 गेन का। तो ये हमें देखने को मिलता था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है। क्या? नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर टकसालों की संख्या कितनी थी? 23। कितनी थी? 23। तो उस समय टकसालों की संख्या कितनी थी? 23। यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल की में कितनी थी? 23। चांदी का रुपया चलाया 180 ग्रेन का था, तांबे का दाम चलाया 380 ग्रेन का था। रुपया की बात करें वर्तमान में, तो रुपया यहाँ पर जो है वो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर प्रारंभ किए थे, और वो भी चांदी का। अब यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, किसमें? कि यहाँ पर इमारतों में, इनमें यहाँ पर बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर और छूट गया। पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 700 सिराहों का निर्माण किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ये हमें देखने को मिलती है।
तो फिलहाल सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। जितने भी यहाँ पर बनते थे काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर नोट्स आपको बनवाए, ये जो लिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ में इनसे कहीं पर भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो नहीं छूटने वाला। जो आपको स्टडी करा हूँ ये बहुत ही काफ़ी डीपली आपको यहाँ पर जो है वो स्टडी करा रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर याद कर रहे हो बहुत ही आप लिख कर अपने नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और फिलहाल कल से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अकबर को। किसके? अकबर को। 1556 में यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य संभालता है कौन? यहाँ पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। आज शेरशाह सूरी को समाप्त कर दिया है, यानी अफगान साम्राज्य के वंश जो आया था सूरवंश के शासनकाल के बारे में आज हमने जाना है। और सभी आशा करता हूँ अच्छे से समझ चुके होंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।